नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का, और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, 15 साल पुराना राजनीतिक साम्राज्य आखिरकार ढह चुका है। पश्चिम बंगाल में वो हो गया जिसे कभी भारतीय राजनीति का सबसे असंभव राजनीतिक परिवर्तन माना जाता था। ममता बनर्जी, जो कभी बंगाल की राजनीति की सबसे शक्तिशाली नेता मानी जाती थी, अब सत्ता से बाहर। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल चुनाव नहीं जीता है, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल दिया है। लेकिन असली राजनीतिक युद्ध आज शुरू होने वाला है, क्योंकि अब पूरा देश केवल एक प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बंगाल की सत्ता अब शुभेंदु अधिकारी के हाथों में जाएगी? वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर में ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देकर बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। आज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक भाजपा के भीतर सबसे अधिक चर्चा केवल एक नाम को लेकर हो रहा है, वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। लेकिन भाजपा की राजनीति कभी इतनी सरल नहीं होती। अमित शाह स्वयं कोलकाता पहुंच रहे हैं, दिल्ली नेतृत्व लगातार बैठकों में जुटा है, समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और कुछ चौंकाने वाले नाम भी अचानक चर्चा में आ चुके हैं। इसी बीच चुनाव बाद हिंसा, राजनीतिक तनाव और शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे बंगाल को और अधिक विस्फोटक बना दिया। अब सवाल केवल मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल यह है कि भाजपा बंगाल को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। क्या बंगाल में आक्रामक हिंदुत्व का नया मॉडल लागू होगा? क्या बंगाली क्षेत्रीय पहचान को प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर 2029 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कोई बड़ा वैचारिक प्रयोग करने जा रही है? क्योंकि याद रखिए, बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है और भाजपा की असली सत्ता की राजनीति अब शुरू हो रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आप सभी के स्क्रीन पर है, क्या शुभेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल के अगले मुख्यमंत्री? कौन से 4 बड़े रुकावट हैं जो कि शुभेंदु अधिकारी का रास्ता जो है वो रोक रहे हैं, और कौन बनेगा बंगाल का अगला किंग, इसी पर चर्चा होगी। 3 समाचार पत्र हैं, 2 तो समाचार पत्र के कटिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया से ही हैं, एक मिंट से है। टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला कटिंग है जो कि कहता है, हु विल बी द वेस्ट बंगाल सीएम, बीजेपी गवर्नमेंट ऑन मे 9, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष टॉप कंटेंडर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट 2026, बीजेपी स्विफ्ट ममता Citadel, who is the CM race? मिंट लिखता है, who will be the West Bengal first बीजेपी सीएम, शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य और सरप्राइज। साथियों, कल आपने देखा कि कल बंगाल के राज्यपाल ने जो है वह विधानसभा भंग कर दिया। ममता बनर्जी का कार्यकाल कल पूरा हो चुका है। ममता बनर्जी इसके पहले कह चुकी हैं कि वो अपने पद से रिजाइन नहीं देंगी, क्योंकि वो हारी नहीं गई हैं, उन्हें हराया गया है। उनके अनुसार 100 से अधिक सीटें जो हैं वह लूट ली गई। साथियों, शुभेंदु अधिकारी कभी तृणमूल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें ममता बनर्जी का बेहद करीबी सहयोगी और बंगाल की संगठनात्मक राजनीति का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था। पूर्वी मिदनापुर और नंदीग्राम क्षेत्र में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें टीएमसी का सबसे बड़ा ग्राउंड मैनेजर जो है वो कहा जाता था। ग्रामीण बंगाल हो, स्थानीय संगठन हो, कैडर नेटवर्क पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें राज्य की राजनीति में अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। लेकिन वर्ष 2020 और 2021 में बंगाल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसने बाद में 2021 में विधानसभा में उन्होंने नंदीग्राम के सीट पर सीधे ममता बनर्जी को ही चुनौती दी, और ममता बनर्जी को चुनौती केवल दिया ही नहीं, बल्कि उस सीट पर जो है वो ममता बनर्जी को हरा भी दिया। और वो चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीति में प्रतिष्ठा, शक्ति, राजनीतिक वर्चस्व की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। और अंततः शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में पराजित कर भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान स्थापित कर ली। यह वही क्षण था जिसने उन्हें बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा जमीनी चेहरा बना दिया। आज भाजपा के भीतर संगठन, कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व समर्थक वोट बैंक के बीच उनकी पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। विशेष रूप से बंगाल में भाजपा के आक्रामक राजनीतिक विस्तार के पीछे शुभेंदु अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार भी उनके मजबूत प्रदर्शन के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का पद सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। लेकिन हालिया बीजेपी के राजनीतिक पैटर्न को अगर देखें तो इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है कि भाजपा क्या वाकई में शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। यदि पिछले कुछ वर्षों के बीजेपी के मुख्यमंत्री चयन की रणनीति को देखें साथियों, तो आपके स्क्रीन पर ये आप देखिए एमपी
और एमपी में 3 स्टेट्स को हम देखते हैं जहां शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करके मनमोहन यादव को जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, मोहन यादव को जो है वो क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी भाजपा अब केवल सबसे बड़े चेहरे या सबसे लोकप्रिय नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, बल्कि पार्टी ऐसे चेहरे चुन रही है जो संगठन, केंद्रीय नेतृत्व और दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति के अनुसार सबसे उपयुक्त है। और यही कारण है कि कई राज्यों में भाजपा ने ऐसे नामों को मुख्यमंत्री बनाया जिनकी पहले बहुत अधिक चर्चा नहीं थी। तो मध्य प्रदेश का तो आपने एग्जाम्पल देखा ही। दूसरा एग्जाम्पल आप राजस्थान का देखिए। 2023 के चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत को इग्नोर करके भजन लाल शर्मा को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अंतिम निर्णय अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह देखें तो अंतिम निर्णय केवल हाई कमांड की रणनीति के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा बड़ा परिवर्तन हमें दिल्ली में दिखा, जहां प्रवेश वर्मा एक बहुत बड़े कैंडिडेट नजर आ रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता को जो है वो बना दिया गया। और फिर बीजेपी ने यही दिखाया कि संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक संदेश जो है वो उसकी प्राथमिकता है। साथ इस रणनीति के पीछे जो प्रमुख कारण है वह है केंद्रीय नियंत्रण की राजनीति। यानी कि भाजपा अक्सर ऐसे मुख्यमंत्री चुनती है जिन पर केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव अधिक बना रहे। कम प्रोफाइल या अपेक्षाकृत नए चेहरे हाई कमांड के लिए अधिक नियंत्रित और समन्वित माने जाते हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो एक बहुत मजबूत चेहरे को बनाया, और कहीं ना कहीं भाजपा जो है उस नाम को जो है वो निगल नहीं पा रही है और उगल नहीं पा रही है। तो इसलिए भाजपा अब पुनः इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना चाहती। सत्य भाजपा की राजनीति व्यक्ति केंद्रित मॉडल पर नहीं बल्कि संगठन और विचारधारा आधारित संरचना पर चलती। पार्टी का स्पष्ट संदेश रहता है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन है, और यही कारण है कि आरएसएस, संगठन और कैडर की प्राथमिकता को मुख्यमंत्री चयन में अत्यंत महत्व दिया जाता है। भाजपा लंबे समय से किसी एक क्षेत्रीय नेता को इतना शक्तिशाली नहीं बनने देती कि वो भविष्य में पार्टी नेतृत्व के लिए जो है वो चुनौती बन जाए। बहुत मजबूत जनाधार वाला क्षेत्रीय नेता कभी कभी स्वतंत्र शक्ति केंद्र जो है वो बन जाता है। इसलिए भाजपा अक्सर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति अपनाती है, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भी भले ही शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े दावेदार दिखाई दे रहे हैं, भाजपा अंतिम क्षण में कोई चौंकाने वाला निर्णय जो है ले सकती है, और यही भाजपा की राजनीति को अन्य दल से जो है अलग बनाता है। साथियों, शुभेंदु अधिकारी क्यों मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो उनके पक्ष में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद यदि किसी एक नेता का नाम सबसे अधिक चर्चा में आया तो शुभेंदु अधिकारी का है। राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें, जमीनी कैडर का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री स्वाभाविक दावेदार जो है वो शुभेंदु अधिकारी होंगे। इसके पीछे कई सारे राजनीतिक कारण हैं, जैसे कि विशाल जनाधार है, जमीनी पकड़ है, पूर्वी मिदनापुर, नंदीग्राम, दक्षिण बंगाल, कई क्षेत्रों में जो है उनका प्रभाव अत्यंत मजबूत है, ग्रामीण नेटवर्क बहुत मजबूत है, स्थानीय संगठन और बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता भाजपा के लिए सबसे बड़ी ताकत है। विशेष रूप से भवानीपुर में जिस प्रकार से 15,000 से अधिक वोटों से उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री को हराया, यह प्रदर्शन एक बार और उनको जो है वह प्रूफ करता है। साथियों, ममता बनर्जी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थी, और सबसे मजबूत एंटी ममता चेहरा अगर किसी को माना जाता है तो शुभेंदु अधिकारी को माना जाता है, क्योंकि नंदीग्राम में और भवानीपुर दोनों जगह इन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस चुनाव में भाजपा के संगठनात्मक विस्तार की बात करें, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की बात करें, टीएमसी विरोधी माहौल को मजबूत करने की बात करें, तो इसमें शुभेंदु अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी को लेकर विश्लेषक ये कहते हैं कि यदि भाजपा बंगाल में इस स्तर पर सफलता प्राप्त कर पाई तो उसमें शुभेंदु अधिकारी के रणनीति, आक्रामक प्रचार और जमीनी सक्रियता जो है वो बड़ी भूमिका थी। साथ में शुभेंदु अधिकारी कैडर और कार्यकर्ताओं का जो समर्थन उनके पास है वो लंबे समय से बंगाल में टीएमसी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, और इसी बीच में उन्हें फाइटर लीडर के रूप में देखा जा रहा है, और यही वर्तमान राजनीतिक माहौल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत और स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी कुछ कारण है, जैसे कि बहुत ज्यादा ताकतवर अगर सीएम होगा तो हाई कमांड के लिए असहज स्थिति होगी। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता के मुकाबले आउटसाइडर जो है इन्हें माना जाता है, क्योंकि 2021 में जुटे। संगठन के भीतर यानी कि आरएसएस का सपोर्ट जो वो अनसर्टन है, इनकी संगठन के अंदर उतनी मजबूत पकड़ नहीं, और बीजेपी का ट्रेंड फैक्टर जो हाल में हुआ है, पार्टियों का जो हालिया पैटर्न है ये उनके खिलाफ जा रहा है। तो ये भी माना जा रहा है कि नए संभावित अगर दावेदारों की बात करें तो दिलीप घोष, श्रमिक भट्टाचार्य जैसे नाम जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं।
इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल और सुकांत मजुमदार जैसे नाम हैं जो कि आरएसएस बैकग्राउंड का कोई है, तो कोई मजबूत संगठनात्मक पकड़ है, तो किसी का लो प्रोफाइल है, तो कोई हाईकमांड के बहुत करीब है, कोई महिला चेहरा है, तो कोई ममता के प्रभाव को संतुलित कर सकता है, कोई संगठन का नेता है, तो कोई दिल्ली के नेतृत्व के साथ तालमेल बना के रख रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चयन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, यह भाजपा की दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति और वैचारिक दिशा का एक संगठनात्मक नियंत्रण और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी से भी जुड़ा हुआ है। और इसी कारण बंगाल मुख्यमंत्री चयन को लेकर कौन लोकप्रिय है के आधार पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक और रणनीतिक आयाम जो है मजबूत है। सबसे पहला, केंद्र और राज्य शक्ति संतुलन को बना के रखना है। साथियों, बीजेपी की वर्तमान राजनीतिक संरचना अत्यधिक केंद्रीकृत मानी जाती है। पार्टी चाहती है कि राज्यों में ऐसा नेतृत्व स्थापित हो जो दिल्ली के नेतृत्व में जो है वो काम करे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ पूरा समन्वित रहे। और यही कारण है कि भाजपा अक्सर ऐसे मुख्यमंत्री को चुन रही है। दूसरा, अगर हम बात करें साथियों, तो विचारधारा बनाम चुनावी जीत की जो है राजनीति की बात है। भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा शुभेंदु अधिकारी थे। उनकी आक्रामक राजनीति, हिंदुत्व आधारित नैरेटिव, जमीनी पकड़ ने भाजपा को बंगाल में एक राजनीतिक लाभ पहुंचा है। लेकिन भाजपा की राजनीति केवल चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं होती। पार्टी के मूल वैचारिक ढांचा, संगठन, विचारधारा और निष्ठा को अत्यंत महत्व देता है। आरएसएस और भाजपा का वैचारिक कैडर अक्सर उन नेताओं को प्राथमिकता देता है जो लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं, जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता स्पष्ट है। और यही कारण है कि कभी कभी भाजपा चुनाव जिताने वाले सबसे बड़े चेहरे के बजाय ऐसे नेता को आगे बढ़ाती है जो संगठनात्मक रूप से अधिक स्वीकार है। साथियों, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास हमेशा मजबूत और करिश्माई नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमता रहा, चाहे वामपंथी दौर हो, चाहे जिसमें ज्योति बसु का प्रभाव बहुत अधिक था, फिर ममता बनर्जी का राजनीतिक उदय अगर हम बात करें तो बंगाल की राजनीति में हमेशा व्यक्ति आधारित नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली रहा। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि क्या वह बंगाल में भी एक अत्यंत प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता तैयार करना चाहती है। यदि भाजपा नियंत्रित नेतृत्व मॉडल लागू करना चाहती है तो संभव है कि पार्टी अपेक्षाकृत कम चर्चित या कम आक्रामक चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए, ताकि संगठनात्मक नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र के पास हो। साथियों, भाजपा महिला नेतृत्व और सामाजिक समीकरण के ऊपर भी ध्यान देगी, क्योंकि इस समय भाजपा महिलाओं को लेकर आरक्षण का बिल पास कराना चाहती थी, जिसमें वो फेल हो गई। तो भाजपा का पूरा फोकस यही हो सकता है कि पार्टी किसी ऐसे महिला चेहरा को, जैसे कि अग्निमित्रा पॉल को आगे बढ़ा सकती है, जो सीधे ममता बनर्जी की राजनीति और उनके लंबे समय से बने महिला नेतृत्व वाली नैरेटिव को जो है वो चुनौती दे सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सामुदायिक संतुलन भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कुल मिलाकर जो हिंदुत्व, बंगाली पहचान, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक विस्तार, इन सभी लक्ष्यों को एक साथ साध सके, वही बंगाल का अगला नेतृत्व करता होगा। इसलिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चयन केवल एक व्यक्ति का चयन नहीं, बल्कि यह भाजपा के भविष्य और राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक रणनीति और राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा संकेत। तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत और स्वाभाविक दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी के हालिया राजनीति और सेंट्रलाइज कंट्रोल मॉडल उनके रास्ते में सबसे बड़ा बाधा है। 50 से 60% चांस है कि शुभेंदु बन सकते हैं, क्योंकि वो मास लीडर का अगर बीजेपी मॉडल अपनाए। 40 से 50% चांस है कि लो प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट कैंडिडेट को चुना जा सकता है। लेकिन साथियों, हम अंततः यही कह सकते हैं कि बंगाल का सीएम का फैसला परफॉर्मेंस से कम और पार्टी स्ट्रेटजी से जो है वो ज्यादा तय होगा। और आज अमित शाह को यही जो है वो तय करना है कि वह किसे अगला कार्यभार दे। आपको क्या लगता है, कौन होगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय भी रख सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।